नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? बने बने बढ़िया बढ़िया। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की जलवायु व मिट्टी। ओके, तो आज हम लोग जलवायु और मृदा से संबंधित सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और उससे संबंधित जितने भी थ्योरी पार्ट है उसको भी यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की जलवायु व मिट्टी से संबंधित पहले क्वेश्चन को। ठीक है, समझिए। चलिए देखिए, लेटेराइट मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है, जिसका कारण है लेटेराइट सॉइल इज अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर ड्यू टू विच लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण, फास्फोरिक एसिड की कमी के कारण, उच्च अम्लता के कारण, कार्बनिक पदार्थों की कमी के कारण। तो व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। ये देखिए 2013 में ये व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? लेटेराइट मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त क्यों होता है, इसको यहां पर बताना है। तो इसका रीजन होगा उच्च अम्लता के कारण। जो लेटेराइट मिट्टी है, ये लेटेराइट मिट्टी देखोगे तो लेटेराइट मिट्टी लेटेराइट सोइल देखोगे तो ये क्या रहता है? अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। इसी कारण यहाँ पर क्या कृषि नहीं किया जा सकता। और लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर मिलता है? तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर मिलेगा आपको याद रख लेना है। जहाँ पर पाट प्रदेश होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी होगा। और ये लेटेराइट मिट्टी मुरुमी मिट्टी होता है, भाटा मिट्टी होता है। इसी कारण यहाँ पर बागानी कृषि करते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लेते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर काम किया जाएगा। ओके, तो इसको याद रख लेना। इसका आंसर हो जाएगा हाई एसिडिक नेचर के कारण यहां पर एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये इसका रीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। सही संबंध बनाना है। एक तरफ भाबर, तराई, खादर, बांगर प्रदेश दिया है और एक तरफ उसे संबंधित विशेषता दिया है। दोनों को मैच दी फॉलोइंग करना है, बस कुछ नहीं। तो देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर समझना है आप लोग को। देखिए मान लीजिए ये हिमालय की पर्वत है, हिमालय की पर्वत है। तो हिमालय की पर्वत में जब बारिश होगी तो ये बारिश इस पर्वत को क्या करेगी? काटेगी। और काटने के फलस्वरूप देखोगे तो ये कट के ये बड़े बड़े बोल्डर में ऐसे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, टुकड़ों में टूट जाएगा, जिसको बोला जाएगा भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश बोला जाएगा, ये भाबर क्षेत्र कहलाएगा, ये भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र के बाद देखोगे तो यही जो पानी है ये बहकर तेजी से बह रही है ना, यहाँ पर तेजी से ऐसे बह रही है, तेजी से बह रही, तो ये बहकर ये क्या बनाएगी? तराई वाली क्षेत्र बनाएगी। क्या बनाएगी? तराई वाली क्षेत्र बनाएगी, तराई। ओके, तराई क्षेत्र बनाएगी। और तराई क्षेत्र यहां पर देखोगे तो जल बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा और ये जल इकट्ठा होगा, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या? जलोढ़ क्षेत्र, जलोढ़ क्षेत्र। और जलोढ़ क्षेत्र ही देखोगे तो दो पार्ट में टूटती है। जलोढ़ क्षेत्र ही दो पार्ट में टूटती है, खादर और बांगर। ओके, बांगर और खादर। तो एक पुरानी जलोढ़ होती है उसको बोलते हैं बांगर, और नई जलोढ़ क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? खादर क्षेत्र, खादर क्षेत्र, खादर एरिया। ठीक है, तो ये हो गया भाबर, ये हो गया भाबर और ये हो गया तराई। तराई के बाद जलोढ़ बनेगा, यही सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी बनाती है, क्योंकि यहाँ हमेशा क्या रहेगा? पानी से ढका रहता है ये मिट्टी। इसी कारण इसको जल ओढ़, इसका आपका संधि विच्छेद होगा तो ये क्या होगा? जल को ओढ़ा हुआ, जल को ओढ़ा हुआ, ओढ़ा, ओढ़ा मतलब जल से ढका हुआ, ढका हुआ। तो ये आपका जलोढ़ होगा। ये बांगर और खादर, पुरानी जलोढ़ को, ओल्ड आपका जलोढ़ है उसको बांगर कहा जाएगा और जो न्यू है उसको कहा जाएगा खादर।
खादर। तो याद कर लेना इस तरीके से है। अब समझना है इसमें, समझिए इसको मैं बता दिया, ये कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर। तो देखिए भारी कंकड़ पत्थर बजरी का जमाव कहां पर होगा, किसमें होगा जी, भाबर में होगा जी। ओके, उसके बाद तराई में, तराई में बारीक रहेगा ना, ये बारीक रहेगा, बारीक कण रहेगा, बारीक कण। तो ये बारीक कण तराई हो गया। नवीन कौन से होगा, तो नवीन बताया हूं खादर को, खादर को। और प्राचीन जलोढ़ कौन सा है, तो ये पुरानी है। तो इसका आंसर मिल गया यहाँ पर, और आप समझ गए ना ये चीज समझ गए, तो यही है इसका आंसर होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। और कहां पर है, ए का 1 2, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ आया सर, कोई दिक्कत है बताइए, है ना। तो अभी एडीओ का रिजल्ट आया, देखे हो कैसे रिजल्ट आया है, एडीओ का रिजल्ट देखे हो कि नहीं। एडीओ का रिजल्ट आप देखना, 12 क्वेश्चन विलोपित, 6 क्वेश्चन में 1 से अधिक आंसर, ओके, 3 क्वेश्चन परिवर्तित, मतलब टोटल 21 क्वेश्चन का प्रभाव पड़ा है। अब बताइए आप 100 मार्क्स का हो रहा है, 100 मार्क्स का हो रहा है, और इसमें 21% क्वेश्चन आपका क्या रहे, प्रभावित हो, तो आप कहां से फेयर एग्जाम करा रहे हो आप बताइए। तो अभी आप लोग को मैं सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि अभी पढ़ने से, लाइब्रेरी में बैठ के 24 घंटा 10 घंटा 20 घंटा आप घुसे रहोगे, उससे आपका कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जिस एग्जाम की तैयारी करोगे वहां फंसोगे इसी तरीके से। क्योंकि सरकार एग्जाम को फंसाना चाहती है, वो आपको रिक्रूट नहीं करना चाहती, वो नौकरी नहीं देना चाहती, फेयर एग्जाम नहीं करना चाहती, अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है। मैं यह कह सकता हूं, नहीं तो इतना अगर सरकार किसी के पक्ष में नहीं है, किसी को फेवर नहीं कर रही है, तो इसको संज्ञान लेते हुए ये एडीओ एग्जाम को तुरंत रूप से प्रभावित, तुरंत प्रभाव से, है ना, तत्काल प्रभाव से कैंसिल करना चाहिए उनको। इतने सारे सोशल मीडिया में ये न्यूज़ चल रहा है, न्यूज़ में आ गया है, भिलाई टाइम्स ये सब दिखा रहे हैं, तो इसको अभी अगर उसमें सरकार में कोई दिक्कत नहीं है तो वो एडीओ को एग्जाम को कैंसिल करे। क्योंकि 100 नंबर में 21% आप प्रभावित क्वेश्चन डालोगे, तो इसमें आप कैसे टैलेंटेड जो एक्चुअल में उसके क्या बोलते हैं, उसके एक्चुअल में अधिकारी थे, है ना, जिसको सिलेक्शन होना था, उसका ना होकर के ये किसी भी तुक्का वाले का हो जाएगा। और क्वेश्चन भी किसको विलोपित किया गया है, जिसमें आप पढ़ने वाले का जो नंबर बनता उसको विलोपित कर दिया और जो इजी क्वेश्चन रख दिया गया है। तो आप बताइए कैसे होगा। तो आप लोग को लाइब्रेरी में या कहीं पर भी लाखों में तो वैकेंसी जाता है, लेकिन इसका विरोध करने कोई नहीं जाता। तो आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, कुछ होने वाला नहीं आपका। मैं गारंटी दे रहा हूं आपका नौकरी नहीं लगने वाला। क्योंकि आप जिस पेपर को तैयारी करोगे, एकदम बेहतरीन तरीके से आप तैयार रहोगे, उस पेपर में इस तरीके से धांधली होगा, इस तरीके से फर्जीवाड़ा होगा, इस तरीके से डिस्टरबेंस होगा, फिर वो हाई कोर्ट लगेगा, तो फिर आपका कितना दिन बर्बाद होने वाला है आप सोच सकते हो। इसलिए इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा। आप आवाजें उठाना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमसे क्या है ना, ये इस तरीके से होते रहेगा। जब कोई शिकायत ही नहीं करोगे तो सरकार को पता ही कैसे चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना काम करते रहेगा। हर वैकेंसी को हाई कोर्ट लगे या किसी भी तरीके से, उनको क्या है, पेमेंट देने से बचना है ना, सैलरी देने से बचना है, नौकरी देने से बचना है। तो इस तरीके से होते रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस ऐसे जो एकदम से बेकार तरीके से क्वेश्चन लिया जा रहा है, बेकार तरीके से उसका आंसर लिया जा रहा है, उसमें दाव पत्ती मंगाया जा रहा है, विलोपित किया जा रहा है, आप बताओ क्या सेंस है जब 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में, और 4 ऑप्शन में मैं बोल दूं कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो मैं पढ़ूंगा क्यों? मैं सीधा टिक मार के नहीं आ जाऊंगा। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही बोल दूंगा, सबको सही ले रहा है। भाई आप 100 क्वेश्चन ऐसे निकालिए जिसमें कोई विवाद ना हो, और उसमें कोई विवाद ना हो और उसका दाव पत्ती भी ना मंगाना पड़े, ऐसा क्वेश्चन निकालिए ना। आप मेहनत करिए, किससे आप बनवा रहे हो पेपर? तो ये सब में तो कुछ बोलने वाला नहीं है,
है ना। तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी अपने लिए, ठीक है। 100 मार्क्स का कर दिए हो आप, 21% क्वेश्चन डिलीट कर रहे हो, 21% क्वेश्चन में विवाद बना रहे हो, कैसे दिक्कत हो नहीं होगा बच्चों को। और इसमें आप बोल सकते हो कि जिसका अभी जो एडीओ का जो टॉपर है वो भी नहीं कह सकता, 85% नंबर लेकर आए वो भी नहीं कह सकता कि सिलेक्शन होने वाला है। और इसमें भी आप 15% पीजीडीआरडी भी दिए हो, ठीक है, अच्छी बात है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये 21% विवादित क्वेश्चन ये एकदम गलत है। और इसको, इस एग्जाम को मैं बेसिकली इस एग्जाम को बोलूंगा तुरंत रूप से इसको रद्द करना चाहिए, और रद्द करके नए वैकेंसी इसमें बढ़ा करके, डीओ को इतने दिन दिए हो तो इसमें और वैकेंसी बढ़ा करके फिर से फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए सरकार को और व्यापम को, ठीक है। और व्यापम के जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें अपना लेवल सुधारे, वो भाई लेवल सुधारे। उसमें आप ये थोड़ी ना है कि एक बार कोई नकल लेते हुए पकड़ा गया तो आप सेंटर में बहुत सारा चेंजेस कर देते हो तो आप बहुत सिंसियर हो गए बच्चों के प्रति, ऐसा नहीं है। आप नकल रोक रहे हो लेकिन यहाँ पर तो क्या कर रहे हो आप बताइए। तो इस तरीके से आप लोग गड़बड़ी का शिकार हो गए तो रहा, नौकरी लगने से रहा, मैं बता रहा हूं। तो इसलिए आप लोग आवाज उठाइए, सही तरीके से रिक्रूटमेंट होना शुरू हो जाएगा तो आपका पढ़ा हुआ कहीं नहीं जाएगा, वो आपको नौकरी देकर ही जाएगा, समझ रहे हो। और सिर्फ लाइब्रेरी में सिर पटकने से कुछ नहीं होगा। अब बताइए किसको फायदा, पढ़ने वाले का फायदा हुआ है इसमें, पढ़ने वाले को फायदा हुआ। जो नहीं पढ़ा है ऐसे स्टूडेंट जो हैं बेसिक नॉलेज जानते हैं, पीएससी 1-2 बार लिखे हैं, मेंस वेस लिखे हैं, वो भी मुंह उठा के चले गए हैं एडीओ के एग्जाम में और बैठ के आ गए हैं, उनका परसेंट अभी ज्यादा आ रहा है। इसके कारण, ये सबके कारण, ये सबके कारण। आप बताओ ना, 12 क्वेश्चन विलोपित, 12 क्वेश्चन विलोपित और इसका सीधा अंक दिया जा रहा है, सीधा अंक दिया जा रहा है। तो ये क्या हुआ बताइए। 12 क्वेश्चन विलोपित है तो मान लीजिए किसी का 70 आ रहा है तो 70 गुणित 100 डिवाइडेड बाई 88 करो, तब तो इसका नंबर आएगा ना। ये रूल भी नहीं लगा रहे, सीधा इसको 12 अंक दो, तो जो बनाया है उसको भी 12 अंक, नहीं बनाया उसको भी 12 अंक, जिसका गलत है उसको भी 12 अंक, नहीं गलत है उसको भी 12 अंक। तो आप क्या चाहते हो, मेरिट कैसे छांटना चाहते हो। इससे बेटर है आप एग्जाम भी कंडक्ट मत करो, किसी को भी आप नॉमिनेट कर दो। ये नॉमिनेशन पद्धति आ गया है, मेरिट पद्धति को खत्म करके नॉमिनेशन पद्धति चल रहा है सरकार का। हम इसको बोलेंगे हाँ आजा तू नौकरी कर, ऐसा थोड़ी चलेगा। इस पर आवाज उठाना चाहिए आप लोग को, ठीक है। चलिए अभी तो हम लोग कोर्स पर ध्यान देते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है, लेटेराइट सॉइल इज प्रीडोमिनेंट, लेटेराइट सॉइल इज प्रीडोमिनेंट मालाबार तटीय प्रदेश में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2006 का, और इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए इसका आंसर बताइए, मालाबार तट क्या तट होगा, तो ये बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। और इसको मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए खुल जा, खुल जा सिम सिम समझ रहे हो ना। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, लेकिन साथ में इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी कई लोग मर मर के पढ़े थे और उनका रिजल्ट क्या हुआ, और लास्ट में फाइनली मैं ये भी बता रहा हूँ ये हाई कोर्ट में जाके अटक जाएगा।
हाई कोर्ट में जाकर अटक जाएगा। बहुत लोग इसमें देखना कोर्ट चले जाएंगे, और एडीओ में इतने मर मर के तैयारी किए थे पीजीडीआरडी वाले, तो ये लास्ट चांस है करके और ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी जहाँ पर ये कलर दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है, ये वाला है लैटेराइट, ये है लैटेराइट। ओके, लैटेराइट, ये है लैटेराइट। ओके, यहाँ पर ये है लैटेराइट, ये है लैटेराइट, ये है लैटेराइट। समझ रहे हो, गारो खासी जयंती वाला, ये सब लैटेराइट है, ये लैटेराइट सॉइल है। समझ रहे हो ना, ये लैटेराइट सॉइल। तो ये मालाबार तटीय, इसको बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। समझ रहे हो, और इस तरफ को बोलते हैं क्या, कोरोमंडल, कोरोमंडल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लैटेराइट मिलेगा मालाबार तट में, मालाबार तट में। ये है क्या, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल, ये वाला रेड येलो सॉइल। और ये है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। समझ रहे हो, तो अपना छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये वाला क्षेत्र है, ये रेड पीली मिट्टी में आता है, रेड येलो सॉइल में आता है। ब्लैक सॉइल में देखो महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र, गुजरात का कुछ क्षेत्र आएगा, गुजरात देखिए गुजरात, और एमपी आएगा, एमपी। तो ये ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रख लेना, गन्ना, कपास, ये सब के लिए मेनली। ये रेड येलो, ये धान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट ऑफ बंगाल में भी रेड येलो, इस कारण वेस्ट ऑफ बंगाल भी धान के लिए उत्पादन के लिए फेमस है। नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो रेड येलो ही सर्वाधिक है, रेड येलो ही सर्वाधिक है। और जो ये है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल बीच वाला, जो भारत का उत्तर भारत का मैदान वाला क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, ये एलुवियल सॉइल, इसी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी है। ओके, याद रख ले। और ये क्या है, जंगली एवं पर्वतीय मृदा, जंगल एवं पर्वतीय मृदा। ठीक है, हिमालय क्षेत्र का है ना, तो पर्वतीय मृदा के अंतर्गत आएगा ये आपको याद रखना है। और ये क्या है, ये राजस्थान का समझिए, यहाँ पर क्या है, थार मरुस्थल, तो एरिड सॉइल, एरिड सॉइल है, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो आपको सबको जानना है, एक बार मैं बता देता हूं कौन कौन सा मिट्टी है, समझना है फिर से, आपको क्लियर याद होना चाहिए भाई, क्लियर याद होना चाहिए। ये है ब्लैक सॉइल, ये है ब्लैक सॉइल, देख लो कहां पर है, कौन सा रीजन पड़ रहा है। ये है क्या, लाल पीली, तो रेड येलो, रेड येलो। ओके, ये है एलुवियल, एलुवियल। ओके, एलुवियल। और ये क्या है, माउंटेनियन, मतलब पर्वतीय, पर्वतीय। और ये एरिड सॉइल, एरिड सॉइल मतलब मरुस्थलीय, याद रहेगा। और ये क्या हुआ, लैटेराइट, लैटेराइट। ओके, लैटेराइट, लैटेराइट, इसको याद कर लेना। तो इस तरीके से इन सबको जानना है। मेनली देखोगे तो 5-6 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है, एक एरिड हो गया, एक ब्लैक हो गया, रेड येलो हो गया, एलुवियल, पर्वतीय, लैटेराइट, इस तरीके से। ओके, इतना आपको जानना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताइए। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में यही पूछा है, ये देख लीजिए, ये कौन सा तट है, मालाबार तट है, मालाबार तट है। तो देख लो, इसमें आंसर आपको लगाना है, कोरोमंडल मत करना। कौन सा आंसर होगा सर, कौन सा आंसर होगा सर, तो इसका आंसर होगा मालाबार तटीय प्रदेश। लैटेराइट मिट्टी कहां, मालाबार तटीय प्रदेश। ओके, ओके, याद रख लेना, मालाबार तटीय प्रदेश। ओके, और बुंदेलखंड और बघेलखंड, बघेलखंड पूछा जाए तो इसमें रेड येलो लेना, रेड येलो लेना। ठीक है, लाल पीली मिट्टी लेना। ओके, इसको भी जानना है। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से होती है, अपक्षयण से। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल इन इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ विच द फॉलोइंग, भूरी, वन मृदा, विदरी, फिसर, ज्वालामुखी चट्टान, ग्रेनाइट और सिस्ट, सैल और चूना पत्थर। यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2021 का। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
बी इज द राइट आंसर। ये होता है विद्री फिसर ज्वालामुखीय चट्टान। काली कपास मिट्टी, काली कपास मृदा की रचना, इसी को पूछा है। तो काली मृदा किसके अपक्षयण से बनती है? तो समझना है ये पृथ्वी है मान लो, तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक ज्वालामुखी फटी, तो ज्वालामुखी फटी तो बहुत सारे लावा यहाँ पर से क्या हुए, लावा यहाँ पर से निकलने लगे और धीरे धीरे निकल करके ये चट्टान बना लिए। इस तरीके से इस तरफ भी ये चट्टान बना लिए और लावा निकल करके चट्टान बनाया, तो ये बेसाल्टिक होता है, बेसाल्टिक होता है, याद रख लेना। ठीक, बेसाल्टिक चट्टान है। ओके, बेसाल्टिक चट्टान, और यही बेसाल्टिक चट्टान अपक्षयण करके, इसी का अपक्षय होता है ना, और अपक्षय हो करके यही काली मृदा फॉर्म करती है, काली मिट्टी का फॉर्म करती है, और इसी को पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्री फिसर ज्वालामुखी चट्टान। ओके, समझ आया? ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? सत्य कथन बताना है और लेटेराइट मृदा के बारे में ही बोल रहा है। लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लेटेराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है व पश्चिम बंगाल, असम व ओडिशा में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल, असम व ओडिशा में पाई जाती है। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में पाई जाती है। बताओ, इसमें तो लगा दिया ना गोला, सत्य पूछा है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कहां पर मिलता है जी? वेस्ट ऑफ बंगाल, असम, ओडिशा, यहां पर तो क्या मिलता है? रेड येलो सॉइल, रेड येलो सॉइल मिलता है। लेटेराइट कहां मिलेगा? लेटेराइट मिलेगा आपका साउथ रीजन में, ये मालाबार तट हो गया, केरला में, तमिलनाडु क्षेत्र में, है ना, और इधर बीच बीच में मिलता है, यही बताया हूं ना, ओडिशा में मिलता है। तो ये सब होगा। लेटेराइट मृदा उच्चता भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि लेटेराइट मृदा देखोगे तो ये एक मानसूनी वर्षा के कारण मानसूनी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये एक सही हो जाएगा और दो गलत हो जाएगा, और सत्य कथन पूछा है तो केवल दो एक डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छे समझते चलना है। ज्योग्राफी यहीं पर मैं कवर कर दूंगा और सारे क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखेंगे। यहां पर रेड येलो सॉइल, तो आप लोग को कैसे पढ़ना है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको समझते चलना है, ताकि वो एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन भी बने तो आपको बन जाए। ठीक है, आपका वहां से बन जाना चाहिए। चलिए एक नोटिफिकेशन लेते हैं, छोटा सा नोटिफिकेशन के बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो एक देख लीजिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में है क्या, तो अभी सीजीपीएससी प्रीलिम्स, सीएमओ छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन और अमीन पटवारी, इसके साथ साथ नए बैच स्टार्ट हो रहा है शिक्षक भर्ती का। इसके साथ साथ शिक्षक भर्ती का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, शिक्षक भर्ती का। ओके, शिक्षक भर्ती का, ठीक है। और इस शिक्षक भर्ती में 50% का डिस्काउंट चल रहा है, 50% का डिस्काउंट है, और लगभग ये 2900 या कुछ ऐसी 2900 के करीब है। मेरे को एग्जैक्ट ये पता नहीं है, इसको आप कॉल करके पता कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत तो इसको कॉल करके पता कर लोगे आप लोग, शिक्षक भर्ती के बारे में पता कर लेना। ओके, बाकी सीजीपीएससी देखोगे तो 10,000 ऑफलाइन फीस है, ऑनलाइन फीस 5,000 है। सीएमओ का 10,000 ऑफलाइन फीस है, ऑनलाइन फीस 5,000 है। छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का 3,000 और 2,000 है। अमीन पटवारी का 2,000 रुपये है, ठीक है। और ये ऑफर चलते रहता है बीच बीच में, तो ऑफर अभी खत्म हुआ है, कल 15 अगस्त तक था, उसके बाद ये है, ठीक है। शिक्षक भर्ती में 50% का ऑफर चल रहा है, और वो यहाँ पर
अभी फ्रेश न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये नंबर है, नंबर आपको पता है ना, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ यूट्यूब में भी हमारे मिल जाएगा। तो ये नंबर पर कॉल कर लीजिए या आप लोग गोल चौक DDU नगर में आकर के यहाँ पर विजिट करके इंक्वायरी करके आप अच्छे से पता कर लीजिए। ठीक है, फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जल्दी से जल्दी करोगे, क्योंकि जो 50% का ऑफर चल रहा है शिक्षक भर्ती में, वो केवल और केवल 100 विद्यार्थियों के लिए, पहले आने वाले 100 विद्यार्थियों के लिए है, तो उस पर ध्यान रखना। ठीक है, साथ ही साथ ये सब हम लोग तो यूट्यूब में करा ही रहे हैं और चीज, बाकी उसको एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CGPC प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित भारत की मिट्टियों को ICAR द्वारा USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। घटते क्रम में बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको समझना है। ठीक है, इसका आंसर एंटीसॉल्स, एल्फीसॉल्स, एरिडीसॉल्स, अल्टीसॉल्स, क्या क्या सॉल्स है, एरिडी, हाँ इतना ही, चार दिया है, इसमें 4 दिया है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताना है जी, बताइए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें पहले को छोड़ दिया, सबसे पहले घटते क्रम में बताना है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, डिसेंडिंग, और किसके आधार पर? क्षेत्रफल, एरिया, जो ज्यादा एरिया है उसको सबसे पहले, फिर उस घटते जाना है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है इंसेप्टिसॉल, है ना, इंसेप्टिसॉल, इसको हटा दिया, बीच से पूछ दिया है, इंसेप्टिसॉल्स, इसमें फंसेंगे लोग। फिर आता है एंटीसॉल्स, फिर अल्फीसॉल्स, फिर एरिडीसॉल्स, फिर ये अल्फी हो गया, एल्टीसॉल्स, फिर यहां पर इससे भी आ जाता है मोलिसॉल्स। ओके, याद रख लेना, मोलिसॉल्स। तो ये है इसका आंसर। ओके, इंसेप्टिसॉल को छोड़ दिया है, देखो इंसेप्टिसॉल्स छोड़ दिया है। ओके, याद रख लेना। तो एक होता है अल्फीसॉल्स, एक होता है एल्टीसॉल्स। ठीक है, और एक वर्टिसॉल्स भी छोड़ा है यहां पर, देखो इंसेप्टी, एंटी, अल्फी, फिर वर्टी होता है वर्टिसॉल्स भी बीच में छोड़ दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से लेना है। वर्टिसॉल्स के बाद आता है क्या? एरिडीसॉल्स। तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? अल्फीसॉल्स और वर्टिसॉल्स, फिर एरिडीसॉल्स। इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये घटते क्रम में है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में है। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। इसको समझना है। करेवा क्या है? चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मिट्टी मोटी परत के रूप में जमाव, जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी के समान भूरे रंग का निक्षेप दलदल व बाढ़ की गीली अम्लीय परिस्थितियों में वनस्पति पदार्थों के आंशिक अपघटन से बनता है। केवल 1, 2, 1, 1, 3, केवल 2, सभी सही। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो करेवा को बताना है। करेवा क्षेत्र को, करेवा के लिए आप लोग को समझना पड़ेगा। करेवा होता है चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। जाफरान के लिए फेमस है ये करेवा। मिट्टी के भूरे रंग के निक्षेप दलदल, भाड़ की गीली अम्लीय परिस्थितियों में वनस्पति पदार्थों के आंशिक अपघटन से ये बनता है। बिल्कुल सही है, तो तीनों सही हो जाएगा सर, और तीनों सही हो जाएगा तो सभी सही। डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑल ऑफ द एबव। ओके, सभी सही। ओके, याद रख लेना। देखिए सीजी व्यापम बीएड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 में, तो ये लेवल है ठीक ठाक पूछने का। ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी देखो, यूपीएससी तर्ज बना दिए हैं। यूपीएससी ऐसे तर्ज रहता है
कि 21 क्वेश्चन प्रभावित हो रहा है व्यापम के द्वारा। ऐसे करते हैं क्या? यूपीएससी में एक क्वेश्चन प्रभावित नहीं होता किसी भी तरीके से, ना उसमें विवाद होता है ना कुछ भी नहीं, यूपीएससी ले लिया तो ले लिया। और यहाँ 21 क्वेश्चन, 21% क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? तो एक तरफ जलोढ़, काली, लाल, मरुस्थली, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है। आपको समझना है, आपको समझना है। अभी मैं बताया हूं ये है अपना इंडिया, तो कहां कहां पर कौन कौन सा मान लीजिए अभी इधर छोटा बन गया तो इस कारण, ठीक है। तो इंडिया में आप देखोगे तो कौन कौन सा कहां कहां पर मिलता है, इसी को समझना है। और इसी को समझोगे तो देखिए मैं बताया इस मैदानी वाले क्षेत्र में यहाँ गंगा नदी बहती, इस कारण यहाँ पर जलोढ़, जलोढ़, ओके, जलोढ़, ठीक। यहाँ पर ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन देखिए, तो यहाँ पर देखोगे तो ये वाला रीजन है, ये क्या है, ये क्या है, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय बताया। और यहाँ पर देखोगे मरुस्थली के बाद तो ये वाला रीजन, ये वाला रीजन यहाँ पर बताया मैंने क्या, तो यहाँ पर लेटेराइट, लेटेराइट बताया ना जी, लेटेराइट बताया। फिर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ऐसा करके, है ना, ये ब्लैक है, ये ब्लैक हो गया। और ब्लैक के बाद देखोगे तो आपका ये वाला जो रीजन है ना, ऐसा करके ये सब क्या है, रेड येलो, रेड येलो, इस तरीके से। तो आपको समझ जाओगे यहाँ पर कौन कौन सा बनेगा जी। देखिए समझना है, लाल मिट्टी, जलोढ़, जलोढ़ कहाँ पर बन रहा है, देखिए राजस्थान में नहीं बनेगा, राजस्थान में मरुस्थली बनेगा, ठीक। जलोढ़ उत्तर प्रदेश में बनेगा, उत्तर प्रदेश यहीं पर है ना। काली मिट्टी महाराष्ट्र में बनेगा, और लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी यहीं पर आंध्र प्रदेश है ना, ये वाला, तो ये है क्या, आंध्र प्रदेश। अब मिला लो, ये बन गया आंसर। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। अब हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 कहां पर है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके, समझ आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन का लेवल सही है ना। अभी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, इसी कारण ऐसा क्वेश्चन डाला गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शहरों में वर्षा की अवधि मानसून के आधार पर सबसे अधिक से कम की ओर, सबसे अधिक से कम की ओर मतलब ये भी पूछ रहा है क्या, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, ओके, घटते क्रम, घटता क्रम, घटता क्रम ही बताना है जी। तो अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर, तो वर्षा की अवधि मानसून के आधार पर सबसे अधिक से कम की ओर बताना है। चलिए बताइए सबसे अधिक किधर रहेगा, मानसून की अवधि सबसे अधिक कहां पर रहेगा, फिर सबसे कम कहां पर रहेगा। समझिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक से सबसे कम की ओर, बताइए। देखिए इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, इंडिया का मैप ले लो, इंडिया का मैप ले लो, ऐसे ही बना लेते हैं समझाने के लिए, है ना। बाकी तो उतना ज़्यादा अच्छा बना नहीं पाता हूँ, लेकिन आप लोग को इतना समझा सकता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर देखोगे सर्वाधिक, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून आता है अपने इंडिया में, वर्षा के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, साउथ आपका वेस्ट, दक्षिण पश्चिम इधर से आएगा, दूसरा कलर लेता हूँ तब समझ आएगा, इधर से आएगा, कुछ इधर बढ़ जाएगा और कुछ इधर बढ़ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, गारो खासी जयंती, ये गारो खासी जयंती ऐसे कूपनुमा है ऐसा, तो ये इधर से आए
मानसून को बहुत समय तक रोक लेता है और बहुत दिनों तक यहीं पर गिराएगा। इसी कारण यहाँ पर चेरापूंजी, मासिन राम यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है और यहीं पर मानसून सबसे अधिक होगा। तो सबसे पहला हो जाएगा 1 नंबर यहाँ मानसून सबसे अधिक कहाँ पर होगा? शिलांग। शिलांग क्योंकि मेघालय में गारो खासी जयंती और मेघालय की राजधानी शिलांग। शिलांग याद रहेगा। इसके बाद देखो इस तरफ से ये हो गया क्या? दक्षिण पश्चिम है ना। बे ऑफ बंगाल से अरब सागर की शाखा से देखोगे 2 शाखा में बढ़ती है। ये हो गया बे ऑफ बंगाल और ये हो गया अरबियन सी। ठीक है, 2 शाखा में। तो 2 शाखा में बटेगी तो यहां पर है क्या? यहां पर देखोगे तो कैसा बनता है समझिए, एक विंध्याचल पर्वत और एक सतपुड़ा पर्वत और नीचे में अजंता की पहाड़ी। यहां पर ऐसे करके अंदर घुसेगी मानसून और मानसून यहां पर है अमरकंटक मैकल की पहाड़ी, जिसके कारण एक ब्लॉकेज बनता है और यहां पर भी मानसून सर्वाधिक समय तक रहती है, लेकिन इससे कम। तो ये वाला क्षेत्र हो गया 2। मानसून कहां पर रहती है बोल रहे हैं ना? वर्षा की अवधि के आधार पर, मतलब यहां पर ज्यादा समय तक वर्षा होगी। तो देखिए दूसरा हो गया मुंबई वाला, ये वाला रीजन। तो दूसरा हो जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो इधर देखिए सर्वाधिक वर्षा और यहां पर हो रहा है। फिर ये बे ऑफ बंगाल वाला चेन्नई वाला क्षेत्र में होता है, क्योंकि जब वर्षा इंटर करती है तो केरल की तरफ तिरुवनंतपुरम से इंटर करेगी और यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत से टकरा करके 2 शाखा में बढ़ती है। तो ये चेन्नई वाले रीजन में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर में कौन सा? चेन्नई। तो चेन्नई हो गया 3 नंबर। उसके बाद देखोगे, तो ये कहां पर अब आगे बढ़ेगी तो इधर बढ़ेगी तो यहां पर लेह में वर्षा होती है खतरनाक तरीके से, लेह में वर्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया 4 हो गया। उसके बाद बचा क्या? तो लिख लो जैसलमेर राजस्थान। यहां पर सबसे कम क्यों? इसका रीजन ये है कि देखिए यहां पर मैं बताया था पर्वत पहाड़ में अरावली पर्वत है। तो जब इधर से, यहां से समझिए, ये देखिए इधर से जब वर्षा मानसून इंटर करेगी इंडिया में तो ये अरावली पर्वत उसको रोक देती है और इस साइड में रेन शेडो एरिया बनती है और रेन शेडो एरिया बनने के कारण यहां पर वर्षा कम होती है। याद कर लेना। तो सबसे कम इसका 5वां नंबर जैसलमेर यहां पर ले लोगे तो आंसर हो जाएगा बी वाला पहले, फिर ए वाला बी। हाँ, बी एक ही है, ए इज द राइट आंसर। हो गया, समझ आया? वर्षा का वितरण आपको इसके लिए जानना पड़ेगा। वर्षा का वितरण अगर आप लोग इसको और डिटेल में देखना चाहते हो तो समझ लो यहां पर वर्षा का वितरण। देखिए ये समझ आ गया आपको?
ये मैप देखिए, इससे क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर कैसे नहीं आ रहा है भाई, करो क्लियर करो। ये देखो, ये हो गया। तो देखो क्या होता है इसमें आपको समझना है। 1 जून को ये केरल में टकराएगा, यहाँ पर है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, एक तरफ शाखा इधर हो जाएगा, एक तरफ शाखा इधर हो जाएगा। अब इधर से जा रहा है वो देखो, यहाँ पर ये मेघालय है, मेघालय यहाँ पर रुकेगा, फिर ये इधर जाता है, ऐसा जाता है, ठीक है। और ये हो गया इधर, यहाँ पर रुक जाता है। ये वाला क्या है, अरावली है, अरावली इसको रोक देगा, इधर कम वर्षा होगी, वर्षा कम होगी, तो इस कारण जैसलमेर में कम होता है। बस इतना ही आपको बताना था। ये है वर्षा का वितरण। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि हम लोग जल्दी से कवर कर पाए। अभी का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए 2024 का क्वेश्चन है ना, 2024 का क्वेश्चन है। देखिए HELT व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड हार्स लेटीट्यूड। हार्स लेटीट्यूड क्या कहलाता है बताते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अश्व अक्षांश। लेटीट्यूड अक्षांशीय रेखा, लेटीट्यूड लाइन इसको बोलते हैं। जैसे कि ये ग्लोब है तो इसको ये वाला लाइन, ठीक, ये वाला लाइन क्या है, ये सब लाइन लेटीट्यूड लाइन है, ये लेटीट्यूड लाइन है, ये 0 डिग्री का, फिर ये सब लाइन लेटीट्यूड लाइन है, ठीक है। तो ये लेटीट्यूड, तो हार्स लेटीट्यूड कौन सा कहलाता है, इसको समझना है। विषुवत रेखीय कम दाब की पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी, उपध्रुवीय कम दाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। और ये TET टायर 2 में देखो, TET 2 में देखोगे तो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, तो ये होता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी, इसी को बोलते हैं अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश, ओके। हार्स लेटीट्यूड किसे कहा जाता है, तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी को कहा जाता है, इसको याद रख लेना। देखो 0 डिग्री से यहाँ पर 23.5 डिग्री और इधर 23.5 डिग्री, इतने के बीच को देखोगे तो ये मान लीजिए ये लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है, और ये 0 हुआ, तो ये वाला बीच वाला लाइन को बोलते हैं ये क्या, उष्ण कटिबंधीय दाब पेटी, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, इसी को टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक है, याद रख लेना। तो ये उष्ण कटि, इसके बाद वाला देखोगे तो इधर बनेगा और इधर बनेगा उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी, उच्च दाब की पेटी। ये फिर 66 डिग्री तक रहता है, 66, और ये 90 है ना, 90 है, तो ये 66, फिर इस तरीके से। इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, हल्का हल्का बता दे रहा हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, PSC प्रीलिम्स को क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने, सही विकल्प। Read the following statements and choose the correct option. The strength of a tropical cyclone decreases as distance from the sea increases. समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है। दूसरा क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द लेटेंट हीट रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ condensations of water vapor obtained from the sea surface which decreases as it moves away from the sea surface. उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त उष्मा से मिलती है, जो कि समुद्र सतह से दूर जाने पर कम हो जाती है। 1 और 2 दोनों सही, दोनों कथन सही है। क्या है सही कारण बता रहा है, क्या है नहीं है बताइए। तो देखो क्या बताना है, समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बल का कम हो जाता है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्पन की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त उष्मा से मिलती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है।
ओके, तो 1 और 2 दोनों सही है और इसका कारण भी ये है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ओके, इसको याद कर लेना, समझ लेना, ठीक। जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। चलिए, जेट प्रवाह को बताना है। जेट प्रवाह के संबंध में सही क्या है? व्हाट इज द ट्रू रिगार्डिंग जेट फ्लो? जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में, एक मिनट, चलिए इसको पढ़िए और आंसर रिप्लाई करिए। तब तक मैं बैटरी चेंज कर देता हूँ, नहीं तो ये खत्म हो जाए। चलिए, जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है। जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा भारत में जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बताइए, 1 2 1 2 3 1 3, कोई नहीं, बताइए कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो हिमालय के समानांतर उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है, बिल्कुल सही है। तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण में विभाजित करती है, ये भी सही है ना, क्योंकि ये इंडिया है, देखो इंडिया है ना, ये इंडिया है, तो ये देखिए ये है ना, तो देखोगे यहाँ पर तिब्बत, ये वाला तिब्बत का पठार है, ये वाला तिब्बत का पठार, तो तिब्बत के पठार में देखोगे तो ये जेट प्रवाह देखोगे इस तरीके से चलेगी और एक तरीका से इधर चलेगी, तो ये दोनों डिवाइड कर देती है, तो ये बिल्कुल सही है। और एक नीचे एक ऊपर, तो उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है, ठीक है, बिल्कुल करती है। ये तिब्बत के पठार से टकराने के कारण एक नीचे की शाखा बनेगी, एक ऊपर की शाखा बनेगी, 2 शाखाओं में ये डिवाइड होता है, बिल्कुल सही है। और हिमालय के समानांतर उत्तर में यहाँ पर ये बह रही है, तो ये भी सही है। तो जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा भारत में जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती। इसका आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। जेट प्रवाह ये जाड़े के लिए थोड़ी है, नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जेट प्रवाह, ओके, जेट स्ट्रीम। और ये जेट स्ट्रीम का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी लिख लीजिए यहाँ पर। जेट स्ट्रीम का सिद्धांत दिया था, जेट स्ट्रीम का सिद्धांत दिया था येस्ट ने। ये तो याद कर लेना, जेट का दिया था सिद्धांत, कॉन्सेप्ट दिया था येस्ट ने, ये इसको याद रख लेना। और इसी तरीके से तापीय आपका उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टाम्प व बेकर ने। तापीय सिद्धांत किसने दिया था? स्टाम्प व बेकर ने। इसको भी याद कर लो ताकि यहां पर कंफ्यूज मत हो। जेट स्ट्रीम किसने? एस्ट ने दिया था। तापीय किसने दिया था? तापीय सिद्धांत किसने दिया था? स्टाम्प व बेकर ने। ओके, याद रख लेना। और एक और पूछे थे, विश्वतीय पछुआ पवन किसने दिया था? विश्वतीय पछुआ पवन उसने ये पूछ दे तो आपको फ्लोन लेना है, फ्लोन ने। पछुआ पवन ना, विश्वतीय पछुआ पवन फ्लोन ने दिया था, इसको याद कर लेना। और अल नीनो कॉन्सेप्ट पूछेगा, अल नीनो ला नीनो वाला चलता है ना, तो अल नीनो पूछेगा, तो इसको भी याद कर लेना। अल नीनो दिया था गिलबर्ट ने। तो ये चारों सिद्धांत को यहीं पर एक साथ बता दिया, क्योंकि एक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, इस कारण आपको याद रख लेना है। जेट स्ट्रीम किसने सर? एस्ट ने सर। तापीय सिद्धांत सर स्टाम्प व बेकर ने सर। अल नीनो सर गिलबर्ट ने सर। फ्लोन ने क्या दिया था? तो पछुआ पवन, विश्वतीय पछुआ पवन। कोई दिक्कत जी? दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यही क्वेश्चन बनता है, विश्वतीय पछुआ पवन। ओके, फ्लोन ने, जेट स्ट्रीम येस्ट ने, अल नीनो गिलबर्ट ने, तापीय सिद्धांत
स्टाम्प व बेकरनी। 4 कॉन्सेप्ट हैं इसके, तो ये आपको जानना है। चलिए सुमेलित करना है। एक तरफ बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी दे दिया है, एक तरफ उसे प्रभावित क्षेत्र दे दिया है। अब बताओ इसका, एक आपदा का नाम दे दिया है और एक तरफ क्या दे दिया है, प्रदेश। चलिए, मजा आ रहा है ना, क्वेश्चन दमदार है कि नहीं, यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां आप अच्छे से पढ़ लो। देखिए, बाढ़ से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, सुनामी से, भूकंप से क्या क्या होता है। देखिए, तो देखो बिहार में बाढ़ अभी आया हुआ है, नीतीश कुमार जी को हेलीकॉप्टर में घूमते हुए देख रहे हो। तो बाढ़ से होता है उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान में, कोसी नदी है ना वहां, ठीक है, इस कारण। भूकंप देखोगे, भूकंप तो भूकंप कहां पर आएगा, जहां पर पर्वत पठार है, तो हिमालय क्षेत्र में भूकंप आता है, हिमालय क्षेत्र में भूकंप आता है। इसलिए आप देखे हो, आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में हिमालय भूकंप के झटके पड़े ऐसा सुनते रहते हो, ठीक है। इसके अलावा सूखा कहां पर आएगा जी, तो सूखा मैदानी क्षेत्र में आएगा। ये इंडिया है ना, इंडिया है, तो इंडिया में सूखा कहां पर आएगा बताइए ना आप ही सोचिए ना भाई। सूखा हमारे छत्तीसगढ़ में अभी आया हुआ है, गांव में पता करिए, सूखा ये बीच में आएगा। तो सूखा आएगा कहां, पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र में। और सुनामी कहां पर आएगा, तो सुनामी देखो समुद्र तटीय क्षेत्रों में सुनामी आता है। सुनामी कहां पर आएगा, समुद्र तटीय क्षेत्रों में सुनामी आता है। इस कारण भारत का दक्षिणी तट आएगा, भारत का दक्षिणी तट। समझ आया कि नहीं बताइए, समझ आया ना, तो आपको ये समझना है। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, एमपी पीएससी प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, ये ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए जो एकदम कठिन भी नहीं है और एक सोचने पर कि क्या क्या है लोकेशन, आप अपने इंडिया को कहां पर कैसा होना चाहिए, लोकेशन जानना चाहिए। इस कारण ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए, ये अच्छी क्वेश्चन है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो अभी क्या हो रहा है पता नहीं भाई। सीजीव्यापम टेट का एग्जाम का है ना, और इसमें व्यापारिक हवाएं निम्न में से किस अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती है। अब इसको समझना है, तो इसके लिए मैं बता देता हूं एक ठो मैप। ये मैप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। व्यापारिक पवनों के बारे में पूछा जा रहा है, व्यापारिक पवनों के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में समझिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद करना है, ये जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए ये है, ठीक, व्यापारिक पवन। तो देखोगे तो इसको समझाऊं, पहले समझ ले। ये है ग्लोब, ग्लोब में कैसे पवनें चलती हैं, विंड्स कैसे चलती है, इसको समझना है। तो विंड्स ना आपको याद रख लेना, कोरियोलिसिस इफेक्ट के कारण चलती है। जब पृथ्वी घूर्णन करती है, अपनी गति पर घूर्णन करती है, तो इस पर एक फोर्स जनरेट होता है जिसको बोलते हैं कोरियोलिसिस, कोरियोलिसिस, कोरियोलिसिस इफेक्ट, प्रभाव, ठीक है। कोरियोलिसिस फोर्स बोलते हैं, उसी को कोरियोलिसिस इफेक्ट बोलते हैं। और इसके फलस्वरूप देखोगे, इसके फलस्वरूप देखोगे तो एक क्या होगा, एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं फेरल का नियम, फेरल का नियम। याद रख लेना भाई, फेरल का नियम, यहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। फेरल का नियम, कोरियोलिसिस इफेक्ट से फेरल का नियम आता है। और फेरल का नियम देखोगे तो ये 0 डिग्री है ना, ये है क्या, ITCZ, ITCZ, जिसको बोलते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जिसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बोला जाता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर होता है यहाँ पर। और इसके उत्तर में जैसे जाओगे, नॉर्थ साइड जाओगे, तो नॉर्थ साइड जाओगे तो ये राइट की तरफ, राइट की तरफ, ये राइट की तरफ क्या करेगा, राइट की तरफ झुक जाएगा। और अगर आप
साउथ की तरफ जाओगे तो ये लेफ्ट की तरफ क्या करती है, फोर्स लगाती है। इसी कारण देखोगे तो इसका ऐसा और इसका ऐसा, इस तरीके से क्या बनता है, कोरियोलिसिस इफेक्ट और फेरल्स लॉ के वजह से इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है, वस्तुओं का, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्यों होता है, ये फेरल्स लॉ और कोरियोलिसिस इफेक्ट के कारण होता है। तो जैसे साउथ और नॉर्थ वाला जाओगे तो इस तरीके से एस बनेगा, और साउथ जाओगे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन से तो उल्टा एस बनता है, उल्टा एस मतलब इस तरफ ऐसा। तो ये मूवमेंट दिखाता है। ये एक चीज इसको समझ लो, एक हो गया। उसके बाद समझिए, इसके बाद देखिए ये है ITCZ, इसको मैं दूसरा कलर लेता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। ITCZ, ओके, ये लो प्रेशर होता है ना, लो प्रेशर होता है। तो इसके जस्ट नीचे क्या, तो जस्ट नीचे साउथ ट्रेंड व्हील जिसको व्यापारिक पौने बोलते हैं, व्यापारिक पौने। साउथ ट्रेंड व्हील आपका साउथ ट्रेड विंड को क्या बोला जाएगा, व्यापारिक पवन बोलेंगे, व्यापारिक पौने। ठीक है, और यही मानसून लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ट्रेड विंड। और इस इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के ऊपर जाओगे तो इसको बोला जाएगा नॉर्थ व्यापारिक पवन। इसको याद रख लेना भाई, नॉर्थ व्यापारिक पवन। ओके, ये आपको जानना है। अब नॉर्थ व्यापारिक पवन देखोगे तो ये 30 डिग्री से 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहेगा, और इधर भी देखोगे तो 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहेगा। तो उत्तर की तरफ भी 30 डिग्री और दक्षिण की तरफ भी 30 डिग्री, और इसी को पूछा है। इसके बाद देखोगे तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, और इसके ऊपर में ये प्रीवेलिंग वेस्टरलाइज बोलते हैं, वेस्टरलाइज, जिसको हिंदी में बोला जाता है पछुआ पवन, याद कर लेना, पछुआ पवन। इधर भी नॉर्थ साइड में प्रीवेलिंग वेस्टरलाइज, जिसको बोला जाएगा पछुआ पवन। ओके, पछुआ पवन बहेगा, है ना, पछुआ पवन गति करेगा। अब ये समझिए पछुआ पवन कहां से कहां तक, तो ये 35 डिग्री से 60 डिग्री, और इधर भी 35 डिग्री से 60 डिग्री। ठीक है, 35 डिग्री से 60 डिग्री, या आप सीधा ले सकते हो 30 डिग्री से 60, ऐसा टाइप से। ठीक है, ये 0 से 30, 30 से 60। अगर आपको याद ना रहे तो 0 से 30 और 30 से 60, तो आप देखो 0 से 30 में ट्रेड विंड चलेगा, ट्रेड विंड, और इधर आपका ये प्रिवेलिंग वेस्टरलाइज मतलब पछुआ पवन। ओके, याद कर लेना। इसके बाद ये सब पोलर लो प्रेशर बनाता है, और सब पोलर लो प्रेशर के नीचे में देखोगे तो यहां पर ध्रुवीय पवने चलेगा, पोलर विंड्स चलेगा। ठीक है, जिसको बोलेंगे ध्रुवीय पवन। ऊपर में भी यहां पर ध्रुवीय पवन। ओके, याद कर लेना, ध्रुवीय पवन 60 से 90 के बीच में, 60 से 90 के बीच में ध्रुवीय पवन। तो आपको समझ आ गया होगा, इसको समझिए एक बार, ये हो गया क्या, इसको मैं मिटा दूं। देखिए ये हो गया क्या, ग्लोब, और ग्लोब में देखोगे तो ये 0 डिग्री से 30 डिग्री में क्या रहेगा, ट्रेड विंड। 60 डिग्री में क्या रहेगा आपका पछुआ पवन, और 90 डिग्री में क्या रहेगा, ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो ये वाला ट्रेड है, ट्रेड विंड, जिसको व्यापारिक बोलेंगे, और इसको बोलेंगे पछुआ, है ना, वेस्टरलाइज, पछुआ पवन, और इसको बोलेंगे ध्रुवीय पवन। जस्ट ऐसी ही नीचे में भी रहेगा, ये हो गया ट्रेड साउथ ट्रेड, और ये हो गया साउथ पछुआ, और ये रहेगा ध्रुवीय। ओके, आपको समझना है, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये 0 डिग्री। समझ आया? तो इसी को पूछा है, तो ट्रेड विंड को पूछा है, तो ऊपर 30 डिग्री, नीचे 30 डिग्री। क्वेश्चन में यही पूछा है, देखना आप समझ जाओगे। आ जाओ भाई,
ये देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको समझ गए तो ये क्वेश्चन बन गया था। बात समझिए, व्यापारिक हवाएं ट्रेड विंड को बोल रहा है, ट्रेड विंड। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स डू टू ट्रेड विंड्स फ्लो टूवर्ड्स द इक्वेटर, टूवर्ड्स द इक्वेटर। तो कहां पर ये 15 वाला रहेगा सर, 15 वाला रहेगा, बताइए 15 वाला रहेगा कि नहीं? तो नहीं रहेगा, ये 15 वाला गलत है। ये 30 उत्तर 30 दक्षिण, यही सही है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं बताइए? समझ आया ना? अगर उसी में पछुआ बोल देता तो, पछुआ बोल देता तो, उसी में ध्रुवी पवन बोल देता तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेना था, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आपको ये जानना है, इसका आंसर बी। अल नीनो इफेक्ट, अल नीनो इफेक्ट अभी बताया हूं। अल नीनो इफेक्ट किसने बताया था? अल नीनो का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल नीनो का सिद्धांत दिया था गिलबर्ट वाकर ने। गिलबर्ट, इसको याद कर लेना पहले। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल नीनो का सिद्धांत किसने दिया था? गिलबर्ट वाल्कर ने, गिलबर्ट वाल्कर ने। ओके, अब बताना है अल नीनो प्रभाव क्या है? समुद्री सतह की असामान्य शीतलता, मृत समुद्र, समुद्री सतह की असामान्य उष्णता, भूकंप। बताइए कौन सा है? तो एसीएफ का क्वेश्चन है, देखो 2017 में आया हुआ, ठीक है, 2020 वाला नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री सतह की असामान्य उष्णता। उष्णता है ना, याद कर लेना, न कि शीतलता। तो इसमें फंसना नहीं है, ये गलत है, ये आंसर सही है। अल नीनो इफेक्ट, अल नीनो इफेक्ट कहां पर चलता है इसको समझिए। अल नीनो ये है, तो ये 0 डिग्री लाइन, और 0 डिग्री लाइन में ही आपका इसी क्षेत्र में अल नीनो आता है। आप देख लेना, ये यहां से आता है ऐसे करके, ठीक। तो इसके बारे में लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने बता रहा हूं, और एक तो क्वेश्चन बहुत सारा है। देखिए सेट का क्वेश्चन है ना, सेट का क्वेश्चन है, और इसको बताना है आप लोग को। चलिए, अल नीनो की विशेषता, अल नीनो बता दिया, किसने दिया था? गिलबर्ट ने, है ना, गिलबर्ट वाकर ने। ओके, उष्णता के लिए है ना, उष्णता के लिए है। यहाँ पर उसकी विशेषता और बता देता हूँ, ताकि आपको अल नीनो क्या होता है आप समझ जाओगे, इसीलिए ये क्वेश्चन डाला हूँ। अल नीनो का विशेषता आप देख लीजिए, तो कौन कौन सा होता है समझिए जी। अल नीनो की विशेषता को आप लोग को समझना है। चलिए, महासागरीय सतह से नीचे उष्ण धारा है, उष्ण धारा है, बिल्कुल सही। महासागरीय सतह से नीचे उष्ण धारा है, पेरू तट के समीप बहती है, बिल्कुल सही, पेरू से स्टार्ट होती है, तो ये भी सही है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट को उष्ण करने वाली है, ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करती है, जिससे जंगलों में आग लगने का भी खतरा रहता है। अल नीनो को छोटी बहन के नाम से जाना जाता है, अल नीनो को छोटी बहन के नाम से नहीं जाना जाता, ये गलत है। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये उष्ण होती है, पेरू तट से बहती है, और ये महासागरीय सतह से नीचे उष्ण धारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए बी सी। देखिए सीएमओ के क्वेश्चन में आया हुआ है, सीएमओ के क्वेश्चन में आया हुआ है स्टेटमेंट, इंडिया सब कंटिनेंट इज अफेक्टेड बाय मानसून क्लाइमेट, मानसून विंड्स blow from east to west in India, east to west in India, east to west in India। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप मानसूनी जलवायु से प्रभावित है, बिल्कुल प्रभावित है। दक्षिण पूर्वी मानसूनी जलवायु से प्रभावित है, लेकिन मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट नहीं बहता, जरूरी नहीं है ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट भी बहता है,
वेस्ट टू ईस्ट भी बहता है। दक्षिण पूर्वी है ना, दक्षिण पश्चिमी बोलते हैं ना, दक्षिण पश्चिमी है ना, दक्षिण पश्चिमी, साउथ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिमी। ठीक, तो ये कारण गलत हो जाएगा कथन से ही, और कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। ठीक, इधर से भी जाता है उधर से भी आता है, तो वो उधर से लिखा है तो वो गलत हो जाएगा ना। चलिए, भारत में कौन सी जगह पर सबसे कम वर्षा, औसत वर्षा होती है? लोएस्ट एवरेज रेनफॉल कहां पर होता है? लोएस्ट एवरेज रेनफॉल बताइए, लोएस्ट एवरेज रेनफॉल इन इंडिया बताओ। बताया हूं आप लोग को, सर्वाधिक और लोएस्ट बताया हूं। छोटा बनाता हूं ताकि आप लोग को समझ आए। ये हो गया इंडिया, और इंडिया में देखोगे तो इधर से आएगा साउथ वेस्ट, फिर यहाँ पर ये टकराएगा और ये टकराएगा यहाँ से, और दो शाखा में बढ़ जाएगा, एक ऐसा भागेगा और एक ऐसा भागेगा। ठीक है, ये यहाँ पर मेघालय तक जाएगा, मेघालय ये सब रीजन में बहुत ज़्यादा वर्षा कराएगा, फिर इधर ये जाते जाता है, ये इधर जाते जाता है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल की हवाएं, बे ऑफ बंगाल की व्यापारिक ट्रेड विंड, ये इसको ढकेल कर इधर ले आती है, और ये भी इधर से भी हवाएं चलती है वो यहाँ पर। ठीक है, अब रीजन ये बनता है, यहाँ पर है क्या क्या जी, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत इसको रोक देती है, ये मानसून को रोक देती है, जिसके कारण इसके विपरीत पार्ट में इधर है जैसलमेर राजस्थान, और वो बनाता है क्या, रेन शेडो एरिया। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश, जिसके वजह से यहाँ पर जैसलमेर में सबसे कम वर्षा, औसत वर्षा होती है। सर्वाधिक औसत वर्षा ये हो गया, देख लिए। और 5 जगह से जैसे ही बताया हूँ, यहाँ से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से आपका ये सब जान गए ना रीजन। अब बाड़मेर गलत, बीकानेर गलत, बहुत देखिए राजस्थान का सब, लेकिन जैसलमेर लेना है आपको। क्या लेना है आंसर, जैसलमेर लेना है, जैसलमेर याद कर लेना भाई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो काल बैसाखी, काल बैसाखी क्या है? ठीक है, काल बैसाखी क्या है बताइए, व्हाट इज काल बैसाखी, जिसको नार्वेस्टर भी बोला जाता है। आप बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, इसको बताना है, चलिए 2018 में आया हुआ है ना। तो उस समय क्या है, ग्रीष्म ऋतु के समय में, गर्मी के दिनों में देखोगे ग्रीष्म ऋतु के समय में, तो ग्रीष्म ऋतु के समय में आप देखोगे तो जो तूफान चलता है, गर्म तूफान चलता है, उसी के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। ओके, तो जो नॉर्थ ईस्ट में पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखोगे तो इसको बोला जाता है नार्वेस्टर, नार्वेस्टर बोला जाता है। एक तूफान बता रहा हूं, एक वर्षा बताऊंगा, वर्षा, उसको भी आपको जानना है। नॉर्थ ईस्ट में इसको बोला जाता है नार्वेस्टर, और वेस्ट ऑफ बंगाल में, वेस्ट ऑफ बंगाल में इसको बोला जाता है काल बैसाखी, काल बैसाखी, याद रहेगा, काल बैसाखी। कहाँ कहाँ जी, तो वेस्ट ऑफ बंगाल में। तो ये एक प्रकार का क्या है, ग्रीष्म ऋतु के तूफान है, इसको याद रख लेना। पूर्वी भारत में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इसको पूर्वी भारत लिखो जी, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा गलत हो जाएगा, पूर्वी भारत लिखो। पूर्वी भारत में नार्वेस्टर, वेस्ट ऑफ बंगाल में आपका काल बैसाखी। और अगर पूछा जाए, असम में पूछा जाए, असम में, तो असम में इसको बोडो चिल्ला बोलते हैं,
लिख लो इसको भी, एक जगह लिख लो। असम में इसको बोडोचिला बोलते हैं, बोडोचिला, बोडोचिला। और अगर उत्तर भारत में पूछा जाए, उत्तर भारत में पूछा जाए, ठीक है, तो इसको बोला जाता है लू। उत्तर भारत में लू बोला जाता है। लू लग गया बोलते हैं ना हम लोग, गर्मी के दिन में लू लग जाएगा, रे मत जा गर्मी बाहर, है ना। ठीक है। और जब ये तूफान है और ये मान लीजिए रेत वाले क्षेत्र में, रेगिस्तान वाले क्षेत्र में चलेगा, मतलब राजस्थान में चलेगा, राजस्थान में चलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, रेत को उड़ाएगा, तो इसको बोलेंगे धूल भरी आंधी, धूल भरी आंधी। यही तूफान गर्मी के दिनों में जी उड़ेगा तो धूल से, धूल को उड़ाएगा ये, क्योंकि रेतीले क्षेत्र में तो धूल को भी उड़ा लेता है। इस कारण राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पूछा जाए तो इसको आपको याद करना है, धूल भरी आंधी। तो ये पांचों नाम को याद रख लेना। पूर्वी भारत में ग्रीष्म ऋतु के तूफान को नार्वेस्टर, वेस्ट ऑफ बंगाल में काल बैसाखी, असम में बोडोचिला, उत्तर भारत में लू और पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी, इसके नाम से जाना जाता है। तो पूरा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद वर्षा को मैं बाद में बताऊंगा, रुक जाओ, एक आध क्वेश्चन उससे संबंधित रहेगा तो उसी में बता दूंगा, नहीं तो अलग से बता दूंगा। क्या दिक्कत है बताइए, कुछ दिक्कत है क्या? मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आना चाहिए। आप लोग यहाँ पर कवर डेली आप 1 घंटे निकालिए और वीडियो देखिए, आपको और एमसीक्यू छूने की जरूरत नहीं है, मैं इतना बता रहा हूँ। और टॉपिक वाइज चल रहा है ना, टॉपिक वाइज, उसी टॉपिक से, है ना, अध्याय वाइज, टॉपिक वाइज चल रहा है, पूरा हम लोग कवर करेंगे। अभी ज्योग्राफी शुरू किए हैं, ये शायद 7वां लेक्चर रहेगा। इसके बाद अभी तो 10 लेक्चर और आना है, कम से कम 20 लेक्चर रहेगा इंडियन ज्योग्राफी का, तब जाके इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट। तो आप सोचो 400-500 क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वो तो 5000 क्वेश्चन के बराबर है ना। अभी एक ही क्वेश्चन था ना, देखिए इसको, देखिए आप समझिए इसको, ये सीधा काल बैसाखी का ग्रीष्म ऋतु के तूफान कहाँ है और क्या क्या नाम से, कहाँ पर, किसी को भी तो पूछ सकता है। तो मैं सबको कवर किया ना, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र, तो इसको बोलते हैं एरियाज मोस्ट ऑफन अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया आर गुजरात तट पर, कोरोमंडल तट पर, कोंकण तट पर, मालाबार तट पर। ट्रॉपिकल बताइए, उष्णकटिबंधीय कौन से तट पर? ये तटीय क्षेत्रों को आपको जानना है। तटीय क्षेत्र को क्या क्या नाम से जाना जाता है, आपको ये जान लिए तो भी आपका काम बन जाएगा। तटीय क्षेत्र के नाम जान लो, है ना, ठीक है, तटीय क्षेत्र के नाम जानोगे तो पर भी चल जाएगा आपका। तो ये उष्णकटिबंधीय, इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, फिर कोंकण, कोनार, ये हो गया मालाबार। इधर देखोगे तो कोरोमंडल, फिर कलिंग तट, उत्कल तट बोलते हैं, है ना, रॉयल तट, फिर कलिंग तट, रॉयल तट, फिर कलिंग तट, इस तरीके से नाम है इसका, है ना, जानते हो ना जी। ये हो गया काठियावाड़, ये कोंकण, आपका कोंकण, कोनार कोंकण, फिर मालाबार, ये हो गया कोरोमंडल, ये हो गया रॉयल, ये हो गया उत्कल या कलिंग। इतना जानते हो तो इसमें आपका आंसर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोल रहा है, तो चक्रवात यहाँ पर बनता है, ये चक्रवात बनाता है। और बे ऑफ बंगाल से यहाँ पर चक्रवात के वजह से देखोगे तो उड़ीसा में भारी तबाही, आंध्र प्रदेश में भारी तबाही हमेशा देखने को मिलता है। इस तट में भी बनता है, इस तट में भी बनता है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन से ये वाले तट में बनता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन से। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। समझ आया सर? कोरोमंडल तट, ये आपको याद रख लेना है। और हर साल उस चक्रवात का नाम भी रखते हैं, कोई ना कोई देश नाम रखा रहता है, जैसे कि, है ना, ठीक है, तो उसको याद रखना है। फेनी चक्रवात, ऐसा ऐसा नाम आता है, आपको देखने मिलता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। जलवायु संतुलन के लिए वनाच्छादित क्षेत्र क्या होना चाहिए? What should be the forested area
फॉर क्लाइमेटिक बैलेंस, क्लाइमेटिक बैलेंस, चल बताइए, देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/4 क्षेत्र, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1/3 क्षेत्र, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/5 क्षेत्र, और इसका आंसर हो जाएगा 33% है ना, 33% फॉरेस्टेड एरिया होना चाहिए, ठीक है। तो 33% यह क्या हो गया, 1/3 हो गया, 1/3 को ही 33% बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या, रुक 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 रुक, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, इंडिया में फॉरेस्टेड एरिया 33% है, एक मिनट ना, क्लाइमेटिक के लिए बोला है, सॉरी थोड़ा समय इसको पढ़ने में, क्लाइमेटिक बैलेंस के लिए बोल रहा है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं, 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, ये आपका गाइडलाइन है, ठीक है, ठीक। तो 1/3, ये 33%, इसका डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए इसका, इसका एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। चलिए, कितना क्वेश्चन बन गया जी, कुछ बताया क्या, गलत बताया क्या, ये हो गया ना। चलो देखते हैं, व्यापारिक हवाएं, ये रिपीट क्वेश्चन है, ये व्यापारिक हवाएं वाला रिपीट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आएगा क्या, चलिए इसको, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द विंड अराउंड द लो प्रेशर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध हमें आपको बताना है, तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ हवा की दिशा कैसी होगी, समदाब रेखा के समकोण पर होगी, समदाब रेखाओं के समानांतर होगी, घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के अनुरूप होगी, घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा की, तो इसका आंसर हो क्या होगा, उसी में देखना था, तो उसी में इसका आंसर होता है समदाब रेखाओं के समानांतर, ओके, समदाब रेखाओं के समानांतर, ओके। व्यापारिक पौने ये वाला है, बी बी आंसर हो जाएगा 30 उत्तर 30 दक्षिण वाला। और क्या हो गया, मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार के तापीय प्रभाव को निम्न में से किसने महत्वपूर्ण बताया, अनंत कृष्णन, कोटेश्वर एवं फ्लोन, गिलबर्ट वाकर, रमन व रामनाथन, बताइए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आप लोग रिप्लाई करोगे, ठीक है, इसका आंसर आप लोग रिप्लाई करोगे, देखते हैं कितने लोग यहाँ तक देखे हो, ताकि मेरे को पता चले। इसका आंसर मैं कल के लेक्चर में बता दूंगा, बाकी इसका आंसर आप लोग रिप्लाई करोगे, ठीक है, ताकि मेरे को पता चले ना कौन कौन लोग यहाँ तक देख रहे हैं। भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। रिगार्डिंग इंडियन मानसून, व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवने नियमित है, मानसून जून के प्रथम सप्ताह में भारत के दक्षिणी छोर में प्रवेश कर 2 शाखाओं में बढ़ जाता है ना, ये सही है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है, ठीक है। और दिल्ली में वर्षा सामान्यतः बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवने नियमित है, चलिए बताइए।
तो गलत इसका आंसर यही होगा। ठीक है, ओके, इसको आप लोग गलत ले लेना, ठीक, क्योंकि जून के सप्ताह में आती है, 1 जून को आता है, ये सही है, ये भी सही है। अरब सागर गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ ईस्ट में आपका इंडिया देखोगे ये है इंडिया, तो ये वाला रीजन में मिलती है, इधर से अरब सागर, इधर से बंगाल, तो ये भी सही है। और दिल्ली में वर्षा सामान्यतः बंगाल की खाड़ी से होती है, तो ये भी सही है, बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, तो ये तीनों सही हो जाएगा। ये गलत होगा तो यही इसका आंसर है, क्योंकि गलत छांटने बोला है। ठीक है, तो ये बहुत एकदम इजी क्वेश्चन था, आराम से क्वेश्चन बन जाता, इसको भी याद कर लेना। इसके बाद आज का हो गया। ठीक है, कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ कि वर्षा को और क्या क्या नाम से जाना जाता है, वर्षा को और क्या क्या नाम से जाना जाता है, इसको देख लो। तो जैसे कि केरल में आम्र वर्षा होता है, केरल के तट में आम फलने के लिए, आम फलने से पहले आपका क्या होगा, आम्र वर्षा। कहाँ पर लिखूं जी, ये देखो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इसको समझना है, इससे संबंधित नहीं है। आम्र वर्षा कहाँ होगा, आम्र वर्षा कहाँ होगा जी, तो केरला में, केरला में याद रख लेना, केरला में आम्र वर्षा होगा। वर्षा के नाम है ना, अलग अलग वर्षा के नाम, वहां पर तूफान के नाम थे, वर्षा के नाम। नार्वेस्टर किसको बोलते हैं, नार्वेस्टर कहाँ होता है, तो इसको बताना है। काल बैसाखी क्या होता है, काल बैसाखी, ये भी काल बैसाखी है ना, काल बैसाखी। और होता है काल बैसाखी, चाय वर्षा, टी आपका वर्षा, टी सावर बोलते हैं इसको, है ना। चेरी ब्लॉसम होता है, काफी का चेरी ब्लॉसम, टी आपका, ये आपको जानना है। तो काल बैसाखी हो गया, नार्वेस्टर हो गया, और चाय वर्षा और चेरी ब्लॉसम, इतना नाम इसमें भी याद कर लेना, कहाँ कहाँ पर क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो इसी समय में होने वाले वर्षा को, चेरी ब्लॉसम कहाँ, ये कर्नाटका में कॉफ़ी के लिए, ये चाय टी सावर बोलते हैं इसको, असम में याद कर लेना। ठीक है, काल बैसाखी देखोगे तो वेस्ट ऑफ बंगाल, नार्वेस्टर देखोगे तो ये झारखंड में होता है, झारखंड वेस्ट ऑफ बंगाल दोनों है, लेकिन झारखंड ले लेना, नार्वेस्टर को झारखंड ले लेना। ओके, तो ये है आपका आम्र वर्षा, कहाँ, केरला में। बस इसको वर्षा के रूप में जानना। और वहां पर जो बताया था वो क्या था, तूफान था, गर्म तूफान कहाँ पर, ठीक है, राजस्थान में क्या बोलते हैं उसको, असम में क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट ऑफ बंगाल में क्या बोलते हैं, पूर्वी भारत में क्या बोलते हैं, उत्तर भारत में क्या बोलते हैं, ये सब तूफान के नाम। तो दोनों को याद कर लेना। इसके अलावा अल नीनो किसने दिया, तापी सिद्धांत किसने दिया, है ना, जेट प्रवाह किस कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये सब का नाम जानना। ओके, इसको भी याद रख लेना। और फिर वर्षा का वितरण जान लेना है, वर्षा कहाँ पर सर्वाधिक कहाँ पर है। मिट्टी में देखोगे तो भाबर, तराई, बांगर, खादर को तो विशेष जानोगे, है ना। लेटेराइट को जान लेना कहाँ कहाँ है, रेड येलो जान लेना, काली मिट्टी जान लेना, ठीक है, कौन सा अम्लीय होता है, कौन सा क्षारीय होता है, उसको जान लेना। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ये बनेगा क्वेश्चन, और इस तरीके से आप लोग को इन सब का क्वेश्चन का रिप्लाई करना है लास्ट में। और मैंने बताया कि आप लोग को थोड़ा सा जागरूक होना है, और जो व्यापम गलती कर रही है उस पर ध्यान देना है, गलतियों को उजागर करना है, गलतियों को सामने लाना है, और आप सबका सहयोग उसमें चाहिए, तभी ये सुधर सकता है। आपको सीजीपीएससी या सीजी व्यापम का जो व्यवस्था को सुधारना है तो आप ही को आना पड़ेगा। आप लोग कितने भी घंटे लाइब्रेरी में बिताओ, कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, एडीओ में 20-20 घंटा पढ़ने वाले या किसी को फायदा हुआ क्या बताइए, आप बता दीजिए मेरे को। आप सोच के बताइए, अगर 21 क्वेश्चन प्रभावित हो रहा है तो जो पढ़ने वाले को घाटा हो रहा है कि अनपढ़ लोग, अनपढ़ तो नहीं बोलना चाहिए, जो तुक्का मार के आ गए हैं उनको फायदा हो रहा है। तो आप बोलोगे कि इसमें तुक्का वाले जो
पढ़े नहीं हैं, सीधा जा कर के बैठ गए एग्जाम में बेसिक नॉलेज के आधार पर, उनको फायदा हो गया है। और जो मर के तैयारी कर रहे हैं, मर के तैयारी किए हैं, उनको घाटा हुआ है। ये मानते हो कि नहीं? तो इसी तरीके से आप जो एग्जाम की तैयारी करोगे उसमें भी अगर इस तरीके से हो जाए और बाकी लोग आपका लास्ट साल है, आप तैयारी किए हो और आप बहुत मेहनत किए हो, आपका होना था, लेकिन वो एग्ज़ाम ऐसी प्रभावित हो जाए और बाकी लोग खड़े न हो तो आपको कितना दुख पड़े लगेगा। इसलिए अभी किसी फील्ड को मत देखो, टीचर भर्ती वाले रहे, व्यापम रहे, पीएससी रहे, किसी भी, हर फील्ड वाले को एकजुट होकर के आप लोग को थोड़ा सा आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी जा कर के आप सक्सेसफुल एक व्यवस्था बना पाओगे। ठीक है, एक व्यवस्था को सुधार पाने में सफल हो पाओगे, क्योंकि बिना ये व्यवस्था सुधरेगा नहीं तो आपके जो समय के साथ खेला जा रहे लोग। ठीक है, और ये मैं नहीं समझता हूँ कि आज के समय में आप टैलेंट जो ज़्यादा पढ़ेगा उसका मेहनत का फल दिखेगा, ऐसा नहीं समझ आ रहा है इसमें, क्योंकि पढ़ तो रहे, मेहनत कर रहे, लेकिन उसका फल जब मिलने का समय आ रहा है तो वहाँ पर ये गड़बड़ियाँ आ जा रही, और गड़बड़ियाँ ठीक नहीं होगी तो आपके मेहनत करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ इस पर भी आपको ध्यान देना है। जहाँ पर जैसा भी बनता है, सोशल मीडिया जैसा भी, आपको तैयारी के साथ साथ, है ना, जो हमारे दायरे हैं, संवैधानिक दायरे हैं या जो भी जैसा है, उस तरीके से आप लोग को जहाँ जैसा बनता है वहाँ आवाज़ भी उठाना पड़ेगा और जागरूक भी होना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर व्यवस्था सुधर पाएगी। सरकार को थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करा कर के सरकार तक ये सारी चीज़ें पहुँचानी पड़ेगी, ताकि वो लोग थोड़ा सा प्रेशर बनाए व्यापम या किसी संस्था पर, ताकि वो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना पाए। ठीक है, और ये गड़बड़ियाँ ना हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे चैप्टर को हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे, कल वीडियो आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा, जितना हम लोग पढ़े हैं पूरा मज़ा आया होगा। साथ ही साथ इसको आप लोग को पसंद आया है तो लाइक भी करते चलिए, शेयर भी करते चलिए, है ना, ताकि और कोई भी टॉपिक या किसी अन्य सब्जेक्ट पर आपको कुछ चाहिए, टेस्ट सीरीज़ या किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो भी आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हम लोग आपको उसका रिप्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, पढ़ते रहिए। ठीक, थैंक यू।